भारत में आरक्षण शब्द सुनते ही एक बहस छिड़ जाती है ना? हाँ, मतलब हर तरफ मेरिट की दुहाई, सोशल जस्टिस की बात, और बहसें अक्सर बहुत तीखी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी बहस की बुनियाद ही मतलब कुछ गलतफहमियों और आधी अधूरी जानकारी पर टिकी हो? आज हम हेडलाइन से जरा आगे बढ़कर भारत की आरक्षण नीति के जो जटिल कानूनी दांव-पेच हैं और उसके पीछे की संवैधानिक सोच, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस पर बहुत गहरी रिपोर्ट्स हैं, परत दर परत इस सिस्टम की हकीकत सामने लाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी पड़ताल का सबसे चौंकाने वाला पहलू शायद ये है कि हमारे संविधान की नज़र में आरक्षण बराबरी के नियम का कोई तोड़ या अपवाद नहीं है। अच्छा। बल्कि ये खुद बराबरी को हासिल करने का एक जरिया है। इसे कानून की भाषा में कहते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब वास्तविक समानता। हाँ, सोच ये है कि सिर्फ कागज पर बराबरी दे देना काफी नहीं है, हकीकत में बराबरी लानी होगी। ठीक है, तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब कहाँ से शुरू हुआ है सब? दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी संविधान बनने से भी पुरानी है। स्रोत हमें ले जाते हैं 1932 के पूना पैक्ट तक। पूना पैक्ट, ये तो भारतीय इतिहास के दो सबसे बड़े नामों डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक बहुत बड़ी वैचारिक टक्कर थी। हाँ, एक ऐतिहासिक मोड़ था वो। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे, यानी सिर्फ दलित ही दलित उम्मीदवार को वोट दें। एग्जैक्टली। उनका तर्क था कि इसी से उन्हें सच्ची राजनीतिक शक्ति मिलेगी, अपनी आवाज मिलेगी, वरना संयुक्त चुनाव में उनकी आवाज बहुसंख्यकों के शोर में दब जाएगी। और गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें किस बात का डर था? गांधी जी को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट जाएगा। उन्हें लगा कि ये समाज में एक स्थायी विभाजन पैदा कर देगा। और इसी गहरे मतभेद और अनशन के दबाव के बीच पूना पैक्ट हुआ। हाँ, और समझौता ये निकला कि अलग निर्वाचक मंडल नहीं होगा, बल्कि संयुक्त निर्वाचक मंडल के भीतर ही दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षण कर दी जाएंगी। मतलब वोट सब डालेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर उम्मीदवार सिर्फ दलित वर्ग का ही होगा। सही। और इस एक समझौते ने भारत में अफर्मेटिव एक्शन की पूरी दिशा तय कर दी। संविधान सभा में भी बहस इस पर नहीं थी कि आरक्षण हो या नहीं। वो तो तय था। वो तो लगभग तय था। बहस इस पर थी कि इसे लागू कैसे करें ताकि समाज को जोड़े रखते हुए असली न्याय हो सके। एक मिनट, तो क्या शुरू में अदालतें इसे समानता का हिस्सा नहीं मानती थी? ये तो आज की सोच से बिल्कुल उल्टा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये नजरिया रातों रात नहीं बदला। शुरुआती दशकों में, मतलब आजादी के ठीक बाद, सुप्रीम कोर्ट आरक्षणों को समानता के अधिकार का एक अपवाद ही मानता था। एक अपवाद मतलब एक रियायत की तरह? हाँ, कि बराबरी का नियम मुख्य है और आरक्षण एक खास रियायत है जिसे बहुत कम और सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर ये बड़ा बदलाव कब और कैसे आया? ये सोच कैसे पलटी? ये बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन दो मुकदमों ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहला 1976 का एन.एम. थॉमस केस और दूसरा 1992 का ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं। हाँ, इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया और एक तरह से क्रांतिकारी बात कही। और वो क्या थी? कोर्ट ने कहा कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही सबसे बड़ी असमानता है। वाह! उन्होंने एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी कि अगर आप एक ऐसे धावक को, जिसे सदियों से दौड़ में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, उसे आज अचानक एक ओलंपिक चैंपियन के साथ एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर दें और कहें चलो अब दौड़ बराबर है, तो ये बराबरी नहीं बल्कि एक क्रूर मजाक है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि पहले उस कमजोर धावक को थोड़ा आगे खड़ा करना होगा ताकि दौड़ सच में बराबरी की हो सके। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना समानता का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसे हकीकत में लागू करने का एक जरूरी हिस्सा है। एग्जैक्टली। ये बराबरी लाने का एक जरिया है, उसका अपवाद नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई इसके पीछे की सोच। अब आते हैं इसकी मशीनरी पर कि ये काम कैसे करता है। ये वाकई एक पहेली की तरह है। हम सब ने SC, ST, OBC कोटा के बारे में सुना है। इसे कानून की भाषा में वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। सही कहा। ये अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए एक तरह से वर्टिकल यानी सीधी लाइन में तय किए गए कोटे हैं।
केंद्र सरकार में इनका प्रतिशत तय है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%। और ओबीसी के लिए 27%। हाँ, और अब इसमें ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% और जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर 59.5%। जी, लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, जो अक्सर लोग नहीं समझते, वो ये है कि हर कैटेगरी के नियम और शर्तें बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। हाँ, ये सब एक ही तराजू से नहीं तौले जाते। जैसे ओबीसी आरक्षण के साथ क्रीमी लेयर का नियम जुड़ा है। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। मुझे भी ये पढ़कर हैरानी हुई। आम धारणा ये है कि क्रीमी लेयर सिर्फ आमदनी पर आधारित है, कि अगर परिवार की कमाई 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है तो आप बाहर। ये आधा सच भी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। असल में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर का नियम उनकी आमदनी पर आधारित है ही नहीं। क्या? तो फिर किस पर है? ये उनके माता पिता की नौकरी में प्रवेश के समय के पद यानी स्टेटस पर निर्भर करता है। 1 मिनट, मतलब अगर कोई क्लास 3 कर्मचारी भर्ती हुआ था और 30 साल बाद प्रमोशन पाकर एक बड़ा ग्रुप ए अफसर बन गया और उसकी सैलरी 8 लाख से कहीं ज्यादा हो, तो भी उसके बच्चे क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। सच में? बिल्कुल, क्योंकि उनके माता पिता ने एक निचले पद से शुरुआत की थी। क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ उन पर लागू होता है जिनके माता पिता सीधे ग्रुप ए या ग्रुप बी अफसर के तौर पर भर्ती हुए हों। ये तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। और जो 8 लाख की सीमा है, जो गैर सरकारी लोगों पर लागू होती है, उसमें भी तो एक पेंच है ना? हाँ, उसमें भी एक बड़ा पेंच है। उस 8 लाख रुपए की सालाना आय की गिनती में वेतन से होने वाली कमाई और कृषि से होने वाली कमाई को शामिल ही नहीं किया जाता। क्या बात कर रही हैं? मतलब वो सीमा सिर्फ व्यापार या दूसरे स्रोतों की आय पर है? हाँ, अब इसकी तुलना ईडब्ल्यूएस कोटे से करें। वहां भी 8 लाख की सीमा है? वहां भी है, लेकिन उसे नापने का पैमाना एकदम अलग है। ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए जो 8 लाख की आय सीमा है, उसमें आपका वेतन, कृषि, व्यापार सब कुछ जोड़ा जाता है। और संपत्ति के भी नियम है? हाँ, संपत्ति के भी कड़े नियम हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 8 लाख की सीमा सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग आर्थिक फिल्टर हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल वाला सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन मैंने महिलाओं और दिव्यांग लोगों के आरक्षण के बारे में भी सुना है। वो इस पहेली में कहाँ फिट होता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। वो अलग से या ऊपर से नहीं है। इसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल? हाँ, और ये एक दूसरे से गुंथे हुए जाल की तरह काम करता है। ये वर्टिकल कैटेगरीज को आड़ा काटता है। इसे कोटे के भीतर कोटा भी कह सकते हैं। कोटे के भीतर कोटा? एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए किसी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 33 सीटें महिलाओं के लिए अलग रख दी गईं। ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? इसका मतलब है कि हर वर्टिकल कैटेगरी के अंदर 33% सीटें महिलाओं द्वारा भरी जानी जरूरी है। अच्छा। जैसे एससी की कुल 15 सीटों में से 33% यानी लगभग 4.5 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर मेरिट से 5 एससी महिलाएं नहीं आती तो कट ऑफ नीचे करके भी 5 एससी महिलाओं को लिया जाएगा। और यही ओबीसी के लिए भी होगा, जनरल के लिए भी होगा? हाँ, इसी तरह ओबीसी की 27 सीटों में से 9 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए होंगी और यही नियम अनारक्षित या ओपन कैटेगरी पर भी लागू होगा। ये हर कैटेगरी के अंदर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। समझ गया। तो जब कोई परीक्षा होती है तो ये सब नियम कानून लागू कैसे होते हैं? और यहीं से एक और बड़ा मिथक सामने आता है, आरक्षण वाले उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की सीटें चुरा लेते हैं। हमारे स्रोत और सुप्रीम कोर्ट के ढेरों फैसले इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। पहली बात तो ये कि जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं वो असल में अनारक्षित या ओपन कैटेगरी है। वो सबके लिए खुली है? हाँ, वो किसी एक जाति के लिए आरक्षित नहीं है। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो किसी आरक्षण में नहीं आते वो सब मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो आम धारणा है कि देखो इन्होंने अपनी सीट तो रखी, साथ में जनरल सीट भी ले ली, इसका कानूनी जवाब क्या है? इसका जवाब 2020 के सौरभ यादव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेरिट का सम्मान सबसे ऊपर है। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, मान लीजिए कोई ओबीसी महिला, अपनी मेहनत से इतने ज्यादा नंबर ले आती है कि वो ओपन कैटेगरी के कट ऑफ को भी पार कर जाए, तो उसे ओपन कैटेगरी में ही सीट दी जानी चाहिए? बिल्कुल। आप उसे ये नहीं कह सकते कि तुम तो ओबीसी हो इसलिए तुम अपनी आरक्षित सीट पर ही जाओ, भले ही उसके नंबर ओपन कैटेगरी के टॉपर से ज्यादा हों। हाँ,
ऐसा करना योग्यता का अपमान होगा और जब वो ओपन सीट पर चली जाती है तो वो अपनी आरक्षित सीट खर्च नहीं करती। और वो आरक्षित सीट फिर मेरिट लिस्ट में अगली योग्य ओबीसी महिला को मिल जाती है। एग्जैक्टली। अरे, इससे तो आरक्षण का फायदा और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। ये तो सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाता है। एकदम सही। ये योग्यता को पुरस्कृत भी करता है और आरक्षण के उद्देश्य को भी गहरा करता है। और ये सारी प्रक्रिया जिस जटिल गणित से चलती है उसे रोस्टर सिस्टम कहते हैं। हाँ, ये रोस्टर सिस्टम भी तो बहुत विवादों में रहा है, खासकर यूनिवर्सिटी की भर्तियों में। 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर, ये सब क्या था? ये बहुत तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी विवाद था। पहले आर.के. सभरवाल केस में एक बड़ा बदलाव ये आया कि आरक्षण को हर साल की नई भर्तियों पर नहीं बल्कि विभाग के कुल पदों पर लागू किया जाने लगा। कैडर स्ट्रेंथ पर। हाँ, फिर आया यूनिवर्सिटी वाला मामला। अगर आप हर विभाग को एक अलग यूनिट मानकर आरक्षण लागू करेंगे, जिसे 13 पॉइंट रोस्टर कहते थे, तो छोटे डिपार्टमेंट्स में जैसे संस्कृत या फिलॉसफी, जहाँ 1-2 प्रोफेसर ही होते हैं, हाँ, वहां तो सालों साल तक कोई आरक्षित उम्मीदवार आ ही नहीं सकता था। आरक्षण का नंबर आने से पहले ही भर्तियां पूरी हो जाती थी। तो आरक्षण सिर्फ कागज पर रह जाता। बिल्कुल। इसी के जवाब में 200 पॉइंट रोस्टर का विचार आया, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता है ताकि हर वर्ग को उसका हक मिले। हाँ, बहुत विवाद के बाद अंत में संसद को कानून बनाकर यूनिवर्सिटी को एक इकाई मानने का नियम लागू करना पड़ा। तो ये साफ है कि ये नीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदल रही है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि अब बहस के मुद्दे भी बदल रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या SC/ST समुदाय में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? हाँ, ये आज के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है। ऐतिहासिक रूप से क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ ओबीसी पर लागू होता आया है। इसके पीछे तर्क क्या था? तर्क ये था कि SC/ST समुदाय के साथ जो भेदभाव हुआ वो सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि वो सामाजिक कलंक और छुआछूत पर आधारित था। और ये कलंक अमीर होने के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पे बदल रहा है। जी, हाल के बड़े फैसलों में जैसे 2018 के जर्नैल सिंह केस और 2024 के दविंदर सिंह केस में कोर्ट ने इसके लिए दरवाजा खोल दिया है। अच्छा। कोर्ट का मानना है कि आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दविंदर सिंह केस में तो 7 जजों की बेंच ने ये तक कह दिया कि राज्य सरकारें चाहें तो SC/ST समुदाय के अंदर भी उपवर्गीकरण कर सकती हैं। मतलब ताकि आरक्षण का फायदा उन जातियों तक पहुंचे जो महादलित हैं या सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। बिल्कुल। कोर्ट का इशारा यही है कि सरकार को SC/ST समुदाय के उन लोगों को जो अब सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का कोई तरीका खोजना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है 50% की सीमा का। इंदिरा साहनी केस में तय हुआ था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो 69% आरक्षण है। ये कैसे? 50% की सीमा इंदिरा साहनी केस में तय हुई थी, लेकिन कोर्ट ने खुद कहा था कि ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, असाधारण परिस्थितियों में इसे लांघा जा सकता है। और तमिलनाडु का केस असाधारण है। तमिलनाडु का 69% आरक्षण का कानून इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उससे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। ये एक तरह की संवैधानिक ढाल है जो उसे अदालती जांच से बचाती है। और EWS कोटे ने तो 50% की सीमा को एक तरह से तोड़ ही दिया है ना? बिल्कुल। जब EWS कोटे को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3.2 के बहुमत से ये फैसला दिया कि 10% का ये कोटा SC/ST OBC के कोटे के अलावा है, उसका हिस्सा नहीं है। तो 50% की सीमा एक तरह से अब 60% हो गई है। हाँ, इस एक फैसले ने आरक्षण की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल के बाद ये तो साफ है कि भारत की आरक्षण नीति सिर्फ मेरिट बनाम कोटा की एक लाइन की बहस से कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, बहुत सूक्ष्म है और लगातार बदलती हुई चीज है। ये कोई एक नियम नहीं बल्कि नियमों, अदालती फैसलों और संवैधानिक सिद्धांतों का एक पूरा जाल है। और इसका मूल विचार वही है जो हमने शुरू में बात की थी कि आप असमान शुरुआती बिंदुओं वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करके एक न्यायपूर्ण समाज नहीं बना सकते। आपको पहले मैदान को समतल करना होगा। क्रीमी लेयर से लेकर रोस्टर सिस्टम के बारीक गणित और हॉरिजॉन्टल कोटे तक ये पूरा ढांचा उसी समतल मैदान को बनाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है।
ये कोशिश कितनी सफल हुई है ये एक अलग और लंबी बहस का विषय है, लेकिन कानूनी ढांचा इसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। स्रोतों ने हमें आरक्षण का क्या और कैसे तो समझाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बीके पवित्रा 2 केस में हुई एक बहस प्रशासन में कुशलता यानी एफिशिएंसी की हमारी पूरी परिभाषा को ही चुनौती देती है। वो बहुत दिलचस्प तर्क था। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसा प्रशासन जो अपने समाज की विविधता को नहीं दर्शाता, वो एक लोकतंत्र में असल में कुशल हो ही नहीं सकता। सही। तो सवाल ये है कि एक लोकतंत्र में कुशल सरकार का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ परीक्षा में मिले अंकों से तय होता है, या फिर समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व भी उस कुशलता का एक अहम और जरूरी हिस्सा है?